हेलो एवरीवन, वेलकम। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ICMR JRF 2024 के पेपर डिस्कशन के वीडियोस को। एंड मैंने पार्ट बी का डिस्कशन ऑलरेडी कवर करवा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर बिगिनिंग विथ पार्ट सी पेपर डिस्कशन, राइट। आप लोगों को पता होगा कि पार्ट सी में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास, लाइक बायोलॉजिकल साइंसेस, बायो टेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, देन बायो स्टैटिस्टिक्स और भी दो तीन अलग अलग स्ट्रीम्स रहते हैं, आई मीन ऑप्शन रहते हैं आप लोगों के पास चूज करने के लिए। आई एम स्टार्टिंग विद बायोलॉजिकल साइंसेस एंड इसमें 50 क्वेश्चंस है। लाइक हर एक सेक्शन में ICMR के हर एक सेक्शन में ही 50 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड दो पार्ट में लाइक ऑलवेज ये वीडियो आएगा। स्टार्टिंग की 25 आज देख लेंगे एंड नेक्स्ट 25 दूसरे पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे, ओके। एंड जब बायोलॉजिकल साइंसेस का पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा देन मैं वन बाय वन दूसरे पेपर्स को भी डिस्कस करवाऊंगी। आई मीन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जो भी दूसरे हैं अकॉर्डिंग टू माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को डिस्कस करवाने का, ओके। एंड काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा जनरल बातें मुझे एक बार बतानी पड़ेगी कि आप में से बहुत बच्चों का डिमांड था कि मैम जो गेट BT 2025 का जो बचा कुचा पेपर डिस्कशन रह गया है उनको कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही जल्दी हो सकता है आप लोगों को गेट माइक्रोबायोलॉजी का पेपर डिस्कशन मिल जाए 2025 वाला। एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे गेट BT का भी डिस्कशन करवा दूँगी, ओके। चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू गाइस इज, मुझे पर्सनली ये सारे डिस्कशन वीडियो बनाने के लिए, सारे PPTs बनाने के लिए एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स मुझे डालना पड़ता है। तो आप लोगों को अगर डिस्कशन अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। एंड कोई भी आप लोगों को कोई भी किसी डाउट हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग या टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन अप्रिशिएशन के लिए थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ एंड उसको रिप्लाई भी करती हूँ, ओके। नाउ लेट अस बिगिन विथ ICMR Part C Biological Sciences discussion, okay. Question number 101. Choose the correct definition. Immigration. It is the addition of new individuals to the population from other localities. No. एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, ई से इमिग्रेशन एंड ई से आप लोग याद रखिएगा एग्जिट, ठीक है। ई से इमिग्रेशन एंड ई से एग्जिट। तो इमिग्रेशन में क्या होता है, स्पीसीज पॉपुलेशन से बाहर जाएंगे, किसी दूसरे पॉपुलेशन में जाएंगे, ओके, अपने प्राइमरी पॉपुलेशन से, ओके। एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। ये हमारे करेक्ट ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 इज डिस्कार्डेड। स्टेटमेंट बी पढ़ो। Immigration, it is a number of individuals going out from a population to join another population in a new locality. No, actually ये वाला था immigration, not immigration, okay. तो ये उल्टा दे रखा है इन लोगों ने। बी वाला इमिग्रेशन था एंड ए वाला एक्चुअली इमिग्रेशन है। ये इन लोगों ने उल्टा कर दिया है। बी भी रॉन्ग है। अभी बचा क्या, स्टेटमेंट 3, ठीक है। तो देख लो, आंसर तो आ ही गया है, फिर भी पढ़ लो स्टेटमेंट को। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, पॉपुलेशन इंक्रीज
ओके, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कॉज स्कैर्सिटी ऑफ फूड, ये डेंसिटी डिपेंडेंट है। लीडिंग टू डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, so these are the interaction between populations in a given area that can lead to mutual benefits, एकदम सही स्टेटमेंट है। ओके, सो सी एंड डी हमारा करेक्ट ऑप्शन का करेक्ट स्टेटमेंट है एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 102। यहाँ पे भी अगेन आप लोगों से करेक्ट ही पूछा है। स्टेटमेंट ए, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द पॉपुलेशन साइज इन रिलेशन टू सम यूनिट ऑफ स्पेस एंड टाइम। यस, ये सही स्टेटमेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन एरिया। ओके, सो ये स्टेटमेंट तो इस हिसाब से सही दिया है। ऑप्शन स्टेटमेंट बी इज व्हाट? Natality is usually described in terms of the birth rate. Yes, B statement 2 is correct. Statement C, mortality rate refers to the deaths occurred due to diseases. यहाँ पे अगर इन लोगों ने ड्यू टू डिजीजेस मेंशन नहीं किया होता देन हम इसको सही मानते, लेकिन ये mortality rate एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली रेट ऑफ नेचुरल डेथ है। ओके, जरूरी नहीं है कि वो डिजीज के वजह से हो या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हो, तो ऐसी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। तो इस वजह से सी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। देन स्टेटमेंट डी, सेक्स रेशियो refers to the number of females relative to the number of males in the population. No, it is number of males to the number of females. ओके, सो डी में भी उल्टा दिया है, सो इसलिए डी भी गलत है। So statement A and B are correct option, right? Option 2 correct हो जाएगा। Then question number 103, इसको तो बच्चे कर लेंगे, स्कूल के टाइम से आप लोग करते आ रहे हो। Examples of non-renewable resources are what? Coal is non-renewable, mineral oil is non-renewable, वाटर नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है, इस वजह से ये रिन्यूएबल में आएगा। देन वाटर यूज इन डोमेस्टिक, अगेन वाटर कम्स अंडर द नेचुरल रिसोर्सेज, इस वजह से ये रिन्यूएबल है ना कि नॉन रिन्यूएबल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट इज ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट चलो, फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री आर व्हाट? बर्थ रेट अफेक्ट करता है, डेथ रेट अफेक्ट करता है, इमिग्रेशन से भी अफेक्टेड होता है एंड इमिग्रेशन भी कंट्रोल करता है पॉपुलेशन को। ओके, तो चारों के चारों सही है, इस वजह से ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इन मेसोस्फीयर टेम्परेचर डैश, सो ऑप्शन 1 में दिया गया है इंक्रीजेस विथ हाइट, ऑप्शन 2 इज डिक्रीजेस विथ हाइट, देन ऑप्शन 3 कांस्टेंट विथ हाइट, ऑप्शन 4 इज वेरिएबल। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों को एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में बताना पड़ेगा। तो देखो, ये मान लो हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, इसके ठीक ऊपर वाला एटमॉस्फेयर का रीजन जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इनिशियल का ही थोड़ा सा लिख रही हूँ बिकॉज स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर रहता है हम लोगों का स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर, देन मेसोस्फियर के ऊपर रहता है थर्मोस्फियर, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, देन एकदम ऊपर रहता है एक्सोस्फियर। ठीक है, हम लोगों से पूछा गया है, एक मिनट में दूसरा कलर ले लेती हूँ, हम लोगों से पूछा गया है ये मेसोस्फियर के बारे में, यहाँ के टेम्परेचर के बारे में हमसे पूछा गया है। सो
मेसोस्फीयर में होता क्या है, तो आप लोग देख सकते हो डायग्राम में ही, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अपर वाला एंड थर्मोस्फीयर के ठीक नीचे वाला लेयर है। ओके, एंड इसको इस रीजियन में टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, सो विथ इंक्रीज अल्टीट्यूड इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज करेंगे इस मेसोस्फीयर रीजियन में, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। ओके, तो इस वजह से आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके, अभी थोड़ा सा मैं दूसरे लेयर के बारे में भी बता दूं। हाँ नहीं, मेसोस्फीयर के बारे में ही थोड़ा सा पहले एक्स्ट्रा बातें बता दूं। ये जो मेसोस्फीयर है, यहाँ पे पोलर नाइट देखा जाता है। ठीक है, ये पोलर नाइट इस मेसोस्फीयर में देखा जाता है एंड यहीं पे होता क्या है, जो मेटेरॉइड जो है वो इसी लेयर पे एंटर करवाता है एंड फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिस वजह से इसी लेयर पे हम लोग शूटिंग स्टार्स देख पाते हैं। ओके, तो ये था मेसोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें। बाकी स्ट्रेटोस्फीयर का तो पता ही होगा आप लोगों को, ये ओजोन लेयर है। फाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक कुछ 1-2 साल पहले नेट में डायरेक्टली पूछा था कि स्ट्रेटोस्फीयर में कौन से गैस रहते हैं। तो सो ये कुछ जनरल बातें थी जिसको आपको याद करना है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 106, which element present in the highest amount in the earth's crust? इसको याद ही करना है, आंसर आ जाएगा सोडियम। Then question number 107, again another memory based questions, and ICMR में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं। So All India Elephant Preservation Act was in 1879, it is true. Then the Indian Forest Act is not 1972, it was in 1927. Okay, so B is wrong. Then Indian Fisheries Act was on 1897, it is correct. And D is the Wildlife Protection Act was not on 1927, it was on 1972. ठीक है, so B और D इन लोगों ने उल्टा कर दिया था, and correct statement is A and C, option 2. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन नेट में भी पूछा जाता है, अभी ये ICMR में भी स्टार्ट कर दिया है पूछना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन डिफरेंट स्टेट्स आर गिवन बिलो। तो तमिलनाडु, मुदुमलाई जो है ये तमिलनाडु के हैं, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। गुजरात इज रिलेटेड टू गिर, यस ये भी सही है। एक सेकेंड, Mudumalai is Tamil Nadu. Second, I have to check this. I think एक मिनट रुकेगा। Yes, Mudumalai is in Tamil Nadu. Then Periyar जो है, Periyar I guess yes, Periyar का भी सही है, Periyar केरला में ही है। Then सुंदरबन जो है ये वेस्ट बंगाल का है, ना कि सिक्किम का। ठीक है, so D is wrong. A, B and C is our correct. Okay. 109. The main source of acid rains are oxides of sulfur and nitrogen. True. Acid rain is responsible for stone leprosy. ये भी सही है. So both statement 1 and 2 are true. Option 1 is correct. Then चलो, carbon dioxide together with water vapor is responsible for maintaining Earth's atmosphere at a level that
supports life, correct है. About half of the total solar energy that strikes in the earth is absorbed by the earth. ये भी सही है, ठीक है. So option 1 and 2 both are correct. Okay. ये वाला देखो, कैंडिडा albicans is related to candidiasis. बी का वन 2 में दिया गया है. सो 1 and 4 तो बाहर निकल गए. फाइन. सॉरी, थोड़ा सा आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में. एक्चुअली मेमोरी बेस्ड है एंड मैं भी इस पेपर को फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ. ओके. क्वेश्चन नंबर 112. बायोफोटोलाइसिस इन ऑसिटालिडोरिया इज मेडिएटेड बाय व्हाट? तो बायोफोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? बायोफोटोलाइसिस क्या होता है पहले बताइए. फोटोलाइसिस मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर in presence of light energy, right? And biophotolysis is what? बायोफोटोलाइसिस में कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रहेगा जो एक्चुअली उस लाइट एनर्जी को यूज करके वाटर का ब्रेकडाउन वो करवा देगा. ओके. सो ऑसिटालोरिया में जो बायोफोटोलाइसिस देखा जाता है वो 2 टाइप का होता है. वन इज डायरेक्ट एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट. ठीक है. डायरेक्ट में तो मैं जैसे आप लोगों को बोली नॉर्मल है. ऑसिटालोरिया लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं अपने क्लोरोफिल में एंड लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद उसको वो यूज करता है वाटर के ब्रेकडाउन के लिए, राइट. सो ये वाटर है, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर किया, कैप्चर करके वाटर का ब्रेकडाउन होकर क्या बन रहा है? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. साथ ही साथ क्या निकलेगा? ऑक्सीजन गैस निकलेगा, राइट. एंड फिर क्या होता है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ले लेता है बाय यूजिंग एन एंजाइम नोन एज हाइड्रोजिनेज, राइट. सो हाइड्रोजिनस एंजाइम को यूज करके यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा. ओके. सो दिस 2H प्लस प्रोटॉन विल गेट रिड्यूस टू द हाइड्रोजन गैस. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन 3 आ जाएगा, हाइड्रोजिनस. एंड सो ये डायरेक्ट का था. इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में एक्चुअली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड. ओके. सो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा आप लोगों ने. कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड ये प्रोड्यूस करता है. देन क्या होता है? इस कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स का फर्मेंटेशन किया जाता है. ठीक है. तो इनका फर्मेंटेशन हो जाता है. ओके. फिर फाइनली यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन गैस बना देते हैं. ओके. सो ये डायरेक्ट का था, इतना हिस्सा डायरेक्ट का था एंड ये नीचे वाला हिस्सा इनडायरेक्ट का है. ठीक है. सो इतना याद रख लेना. ओके. देन टोबैको मोजाइक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय I1 ASCII, आई गेस. ICMR के पेपर में कुछ क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रहेंगे. आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा. Prions, then 114 question number. Prions, the small proteinaceous infectious particle are named by, I guess this was by Fuselier. एक सेकेंड. This Fuselier. तो देख सकते हो कितने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए हैं. इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आप लोगों को आता है तो ही हाथ डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा. ओके. Rubisco get activated by light due to increase in pH in lumen. No. Decrease in pH in lumen. Yes, yes, I am. Then decrease in pH in stroma. This is wrong. Then increase in pH in stroma. Yes, it is correct. So B and D. Correct answer is option 4.
Question number 116. The entire process of electrons being displaced from PS1 due to excitation by light getting displaced from photosystem 2 and PS2 obtaining the electrons from what is called what? So बच्चे सभी को पता है कि PS2 PS1 दोनों ही इन्वॉल्व होता है ऐसा zigzag फोटोसिस्टम में होता है यानी कि नॉन साइक्लिक में. ओके, तो नॉन साइक्लिक. एक सेकेंड, फॉस्फोराइलेशन आएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो आएगा. एक बार फिर से करो. द एंटायर प्रोसेस ऑफ electrons being displaced from PS1 due to excitation by light getting displaced from PS2 and PS2 obtaining the electrons from water. Okay, तो यहाँ पे इन लोगों ने फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात हो रही है, जिस वजह से करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4. ओके, 117. चलो, इन एलोस्टेट रेगुलेशन द मॉड्यूलेटर्स. ओके, इन एलोस्टेट रेगुलेशन फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं. The modulators act by inducing the change in conformation of the enzyme upon binding to a site rather than the active site by non-covalent bonds. सही. हाँ, ये तो बात तो सही लग रहा है. Then statement 2 is modulators act by inducing the change in conformation of the enzyme upon binding to an active site by non-covalent bonds. ऐसा सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है. तो अगर दूसरे इनहिबिशन की बात कर रहे हो या फिर दूसरे रेगुलेशन की बात करते हो दिन वहाँ पे उनके लिए ये बात सही नहीं है, तो इस वजह से इसको फॉल्स मान लेंगे. Then the modulators act by inducing change in conformation of the enzyme upon binding to an active site by covalent bond. तो नहीं आएगा. अच्छा, इन लोगों ने मतलब ट्रू फॉल्स नहीं पूछा है, करेक्ट रॉन्ग पूछा है. ठीक है, देन वेट. देन द मॉड्यूलेटर्स एक्ट बाय, यहाँ पे भी इन लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड दिया है जिसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1. क्या हो रहा है? Okay. Question number 118. The active site of an enzyme is flexible as per the induced heat model आ जाएगा. ठीक है, इसका तो पता ही है, बहुत ही सिंपल था. 119. Free energy is what? Potential energy of a molecule determined by its chemical nature. No, इसको potential energy कहा जाता है. Energy thermally available to do work. इसको होल्ड पे रखते हैं. पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल टू व्हाट? नो. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, इसको तो फ्री एनर्जी कहा जाता है, जिस वजह से 4 में नहीं आएगा. सो करेक्ट इज ऑप्शन 2. एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 120. चलो, the difference between inside and outside hydrostatic pressure across plasma membrane and cell wall is known as. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा टर्गर प्रेशर. ठीक है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? जो आप लोगों को पता होगा, अर्थ के कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचने की जो पोटेंशियल होता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है. एंड वाटर या कोई भी फ्लूइड जब कोई भी फ्लूइड को ऊपर जाने के लिए इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्रॉस किया जाता है. एंड इम्बाइबेशन में इसको जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअली कांस्टेंट रहता है, जिस वजह से वाटर के माइग्रेशन में या फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को खींचने के लिए, बहुत ही लेवल लैंग्वेज में बता रही हूँ, दूसरे मॉलिक्यूल को नीचे से ऊपर प्लांट को खींचने के लिए जो फोर्स लगता है उसमें इसको काउंट नहीं किया जाता बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट. ओके, तो 1 रहेगा. मैग्नेटिक पोटेंशियल नो, इट इज, ये भी नहीं आएगा. एंड वॉल प्रेशर क्या होता है? वॉल प्रेशर एक्चुअली
जो प्रेशर वाल दे रहा है, ठीक है, अगर पानी भर रहे हो आप किसी प्लांट सेल में, देन वाल भी एक प्रेशर देगा, ठीक है। लेट्स से ये एक प्लांट सेल था, ये ये वाला सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो अगर पानी भरेगा देन वाल से भी देखो ये वाला यहाँ पे अगर पानी है देन पानी इसके वाल के ऊपर एक प्रेशर देगा जिसको हम लोग कह रहे हैं टारगेट प्रेशर। अभी वाल भी इसके ऑपोजिट में एक प्रेशर देगा जिसको कहा जाता है वाल प्रेशर, ठीक है। सो वाल प्रेशर तो नहीं आएगा, ओके। सो करेक्ट आंसर इज टारगेट प्रेशर। देन 121 assertion reason based question है some infections assertion is some infections promote the development of autoimmune diseases, true. Infectious microbes may contain antigens that cross-react with self-antigen. Yes, this one also is true. So both A and are true. इसका रीजन क्या, असर्शन का रीजन क्या, क्या ये रीजन असर्शन के लिए करेक्ट है? देखो, सम इन्फेक्शन प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, यस। इन्फेक्शन माइक्रोब्स में कंटेन, हाँ, रीजन भी सही है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. 122 तो यहाँ पे इन लोगों ने आप लोगों से वेस्टर्न ब्लॉटिंग के सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है आप लोगों से, चाहे वो ब्लॉटिंग का हो या फिर जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस का हो, तो सीक्वेंस एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, काम आएगा आगे। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक, देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन के थ्रू चलने का, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। देखो ऑप्शन 1 को देखते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने ए दे रखा है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टू मेम्ब्रेन, नो, ये तो एकदम पहले नहीं आएगा, तो ए बाहर हो जाएगा। देन 2 में देखो यूज एंटीबॉडी लेवल मेम्ब्रेन विद सब्सट्रेट, ये तो लास्ट में आता है, यहाँ पे इन लोगों ने फर्स्ट में दे रखा है, ई भी रॉन्ग है। यहाँ पे सी पहले है, डीनेचर प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसटीएस एंड अप्लाई टू जेल, ठीक है, देख लेते हैं। फिर ऑप्शन 4 में क्या है, सेपरेट प्रोटीन एंटीजन बाय एसटीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेल देखो देखो सबसे पहले हमें प्रोटीन को डीनेचर करना पड़ेगा, देन उसके बाद जेल में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में ही आंसर दिया था, सी स्टेटमेंट में देखो क्या कैसे लिखा है, डीनेचर प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ एसटीएस एंड देन अप्लाई टू जेल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब ये C1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सेपरेट प्रोटीन एंटीजन बाय एसटीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये 2 आ जाएगा, ओके। अच्छा, ये एक्चुअली मैंने गलती से कर दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट सी, उसके बाद बी, देन उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हमें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन हुआ प्रोटीन्स का, फिर उसको हम मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे, तो ए का आ जाएगा 3। देन क्या होगा, प्रोटीन्स का हम लोग लेबल कर देंगे, ओके। देन उसके बाद फाइनली एंटीबॉडी लेवल मेम्ब्रेन विच इज सब्सटेंस, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट सी, देन बी, देन ए, देन डी, देन ई, सो ऐसा ऑप्शन 3 में दिया है, ओके। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 123, following steps are involved in generation of antibodies specific for the T cell receptor. तो इसमें भी हमसे सीक्वेंस ही पूछा है। सबसे पहले देखो क्या होगा, देखो ई तो लास्ट में आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन
of monoclonal antibody that interferes with the antigen recognition by T cell hybridoma. ये तो एकदम लास्ट में आ जाएगा, ये तो एकदम लास्ट में आएगा, इतना तो पक्का है। तो 3 and 4 बाहर आ गए। देन आइडेंटिफिकेशन के से पहले, ठीक है, टी सेल हाइब्रिडोमा में तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उससे पहले क्या होगा, टी सेल हाइब्रिडोमा में हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, देख सकते हो एंटीबॉडी का। सो ई से ठीक पहले डी है एंड डी से पहले सी, दोनों ही ऑप्शन में दिया है, जो क्या है, गो अप individual clones of T cell hybridomas that secrete interleukin 2 when stimulated with antigen specific peptides। ठीक है, अभी ए पहले आएगा कि बी पहले आएगा? देखो, ए में दिया है इंड्यूस फ्यूजन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल विथ लॉन्ग लिव्ड टी सेल एंटीजन, ठीक है। बी को कर लेते हैं, इम्यूनाइज माउंट विथ द एंटीजन, आइसोलेट द lymph nodes and culture with the antigen। सो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बी पहले आना चाहिए, बी पहले आना चाहिए, उसके बाद ए आ जाएगा। 2 दिया गया है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, सेकेंड लाइन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। स्टेटमेंट बेस्ड ही है। वैक्सीन आर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इम्यून मेमोरी। यस, करेक्ट है। Antibody memory exists in 2 compartments. First as pre-existing antibody and second as memory B cells. Yes, both are true. So statement 1 and 2 are true. Last question of the day. Statement based again. Multiple gene segments encode the light chain. Yes, true. Statement 2, the DNA recombination occurs in immunoglobulin genes in somatic cells। yes, this one also is true। ठीक है, तो बी सेल रिसेप्टर के बारे में इन लोगों ने पूछा था। स्टेटमेंट 1, मल्टीपल जीन सेगमेंट्स एनकोड द लाइट चेन, इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज डीएनए रिकॉम्बिनेशन। यस, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस देख लिए बायोलॉजिकल साइंसेस के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को, देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी दूसरे टॉपिक अगर आप लोगों को चाहिए, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो कीप प्रिपेयरिंग। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोगों के ICMR के दूसरे डिस्कशन एंड गेट के रिमेनिंग डिस्कशन के साथ। ओके, स्टे ट्यून्ड।